हेलो बच्चों, तो बच्चों 3 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं और आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 4। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे। क्लियर? चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर 4 का नाम हमारे पास क्या है बच्चों? विद्युत धारिता। विद्युत धारिता, ठीक है। विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, विद्युत धारिता। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि चैप्टर 1 से लेकर 4 तक हमारा यूनिट 1 बनता है, जिसमें से 7 नंबर क्वेश्चन हमें मिलते हैं। ठीक है, तो यानी यूनिट 1 का लास्ट चैप्टर हमारे पास चैप्टर नंबर 4, इसका नाम क्या है? विद्युत धारिता। ठीक है, तो बच्चों धारिता को पढ़ने से पहले, विद्युत धारिता को समझने से पहले, इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ और जनरल चीज, कुछ बेसिक चीज पढ़नी पड़ेगी। तो मैं बेसिक चीज लेके चल रहा हूं और आपके टॉपिक के हिसाब से, आरबीएससी के हिसाब से, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से मैं लेके चलूं। तो यहाँ जो आपका टॉपिक दे रखा है, फर्स्ट टॉपिक आपका जो दे रखा है, कुछ बेसिक चीजें हैं वो आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है चालक एवं विद्युत रोधी। तो हमारे टॉपिक का नाम क्या हो गया? चालक एवं विद्युत रोधी। ठीक है, चालक मतलब यानी कंडक्टर बोलते हैं इसको, कंडक्टर्स यानी कंडक्टर एंड इंसुलेटर। चालक एवं विद्युत रोधी पदार्थ। तो जब से हमने साइंस पढ़ी है तो हम सुनते आए हैं चालक और विद्युत रोधी के बारे में। चालक आपने 10वीं क्लास में भी काफी पढ़ा हुआ है। तो चालक क्या होता है? चालक की बात करें, चालक, चालक का क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कंडक्टर। तो चालक का मतलब क्या है? देखो बच्चों, छोटी क्लासों में आपने सीखा है कि चालक वे पदार्थ होते हैं। क्या सीखा हमने? कि वे पदार्थ जिनमें आसानी से, वे पदार्थ जिनमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए। प्रवाह। तो एक बात तो क्लियर है कि चालक मतलब ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। विद्युत धारा के प्रवाह से मतलब क्या है? विद्युत धारा प्रवाह, इसका मतलब क्या हो गया? यानी आवेश का प्रवाह। ठीक है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है यानी आवेश का प्रवाह होता है। और आवेश के प्रवाह का मतलब क्या हुआ? यानी जो आवेश है वो यहां कैसा होता है? गतिशील होता है। आवेश कैसा होता है बच्चों? गतिशील होता है। ठीक है, और आवेश हम जानते हैं यानी गति केवल कौन करता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। गति कौन करेगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो चालक वे पदार्थ हैं जिनमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी आवेश का प्रवाह आसानी से होता है, इजीली होता है। यानी यहां आवेश गतिशील होते हैं। ठीक है, और आवेश का मतलब यहां क्या हो गया? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब यह हुआ कि आसानी से धारा प्रवाह का मतलब क्या है? कि इनके पास बहुत सारे क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, बहुत अधिक संख्या में, बहुत अधिक संख्या में क्या होते हैं बच्चों? मुक्त इलेक्ट्रॉन। चालक में बहुत अधिक संख्या में क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। लगभग आप लेके चलें एक आइडिया, लगभग एकांक आयतन में 10 की पावर 23 मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं।
एकांक आयतन में, पूरे पदार्थ की बात नहीं कर रहा, एकांक आयतन में ही 10⁻23 मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बहुत अधिक संख्या में इनमें क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। चालक में आसानी से क्या हो जाता है, धारा प्रवाह हो जाता है, और धारा प्रवाह चालक में किसके कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण। ठीक है, देखो बच्चों, जो धारा प्रवाहित करते हैं, जो धारा प्रवाह करते हैं उनको बोलते हैं आवेशवाहक। जो धारा प्रवाहित करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, आवेशवाहक बोलते हैं। तो एक बात ये भी क्लियर है कि चालक में जो आवेशवाहक होते हैं, चालक में आवेशवाहक कौन हो जाएंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चालक में आवेशवाहक कौन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप देख सकते हैं चालक आसानी से धारा प्रवाह होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। और भी आप देखें, ठीक है, आगे बढ़ेंगे अपन, सेमी कंडक्टर में बढ़ेंगे, लेकिन यहां तो थोड़ा एक बेसिक कंसेप्ट लेके चल रहे हैं। तो सभी धातुएं, सभी धातुएं कैसी होती है बच्चों, चालक होती हैं। सभी धातुएं चालक होती हैं। मानव और जंतु का शरीर, मानव और जो जानवर है उनका शरीर भी कैसा होता है, चालक होता है। ठीक है, सभी धातुएं चालक है। मानव जंतु शरीर यानी हमारी जो बॉडी है वो भी कैसी है, कंडक्टर है। ठीक है, शुद्ध पानी, शुद्ध पानी कैसा होता है, कुछ चालक होता है। तो जब पानी में अपन मिलाकर कुछ विलयन बनाए यानी अपघटे बनाए, यानी विद्युत अपघटे जो होते हैं, विद्युत अपघटे, तो विद्युत अपघटे भी क्या होते हैं, चालक होते हैं। तो विद्युत अपघटे में आयंस भी गति करते हैं, यानी वहां आयंस भी होते हैं, आयनों के कारण। आयन का मतलब क्या हो गया, धन आयन व ऋण आयन। क्लियर है, तो सभी धातुएं चालक होती हैं। ठीक है, जैसे एल्युमिनियम, सोना, चांदी, पारा, पारा भी कैसा होता है, चालक। ठीक है, पारा भी कैसा होता है, कंडक्टर होता है। तो सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है, हाँ बिल्कुल चांदी। ठीक है, अर्जेंटीना, इजिप्ट। तो सबसे चालक धातु कौन सी होती है, चांदी होती है। ठीक है, तो सभी धातुएं चालक होती हैं। मानव का शरीर, जंतु का शरीर भी चालक होता है। विद्युत अपघटे भी चालक होते हैं, तभी उनसे सेल बनते हैं, धारा प्रवाहित होती है। लेकिन विद्युत अपघटों में आयनों के कारण धारा बहती है। आयन का मतलब क्या हो गया, धन आयन और ऋण आयन, मुक्त इलेक्ट्रॉन तो होते ही है। तो ये बात होती है बच्चों चालक की। ठीक है, तो हमने सीख लिया कि चालक में बहुत अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, आसानी से धारा प्रवाह होता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है उसका आसानी से क्या हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है। अब आप विद्युत रोधी की बात करें, ये तो चालक की बात हो गई। देखिए, अब मैं लेके चल रहा हूं विद्युत रोधी क्या होता है, बेसिक कंसेप्ट लेके चल रहे हैं। इनको आगे अपन ऊर्जा बैंड के आधार पर ही पढ़ेंगे। तो विद्युत रोधी क्या होता है, विद्युत रोधी, तो बच्चों विद्युत रोधी को परावैद्युत भी बोलते हैं। परावैद्युत, ठीक है, इंसुलेटर है, डाइलेक्ट्रिक। विद्युत रोधी या परावैद्युत पदार्थ, यानी विद्युत रोधी को हम और क्या बोल सकते हैं, परावैद्युत पदार्थ भी बोल सकते हैं। तो बच्चों परावैद्युत पदार्थ का मतलब क्या है, देखिए, जिसमें आसानी से, या जिन पदार्थों में आसानी से, मतलब एक नॉर्मल अवस्था में, जिन पदार्थों में आसानी से धारा प्रवाह नहीं होता, जिन पदार्थों में आसानी से धारा प्रवाह नहीं होता वो क्या कहलाता है, कुचालक। यह क्या कहलाता है बच्चों, विद्युत रोधी।
यानी विद्युत रोधी को हम और क्या बोल सकते हैं, कुचालक भी बोल सकते हैं, नॉन कंडक्टर। तो आप चाहे विद्युत रोधी बोल दो, कुचालक बोल दो, या क्या बोल दो, परावैद्युत बोल दो। तो वे पदार्थ जिनमें आसानी से धारा प्रवाह नहीं होता वो क्या कहलाते हैं, कुचालक कहलाते हैं, विद्युत रोधी कहलाते हैं। ठीक है, तो इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत कम, बहुत अल्प, मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अल्प होते हैं या फिर होते ही नहीं है, नगण्य होते हैं, अनुपस्थित। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन इनमें नहीं होते। परावैद्युत पदार्थ या कुचालक पदार्थ की बात करें, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो आप देख रहे हैं बच्चों, ध्यान रखना, धारा प्रवाह नहीं होता। धारा प्रवाह का मतलब क्या होता है कि आवेश प्रवाहित नहीं हो रहा, आवेश गति नहीं कर रहा। आवेश गति नहीं करता, आवेशित तो किया जा सकता है लेकिन आवेश गति नहीं करेगा। कहने का मतलब यह हुआ, आवेशित तो आप कर सकते हो, आवेशित तो होते हैं लेकिन आवेश गति नहीं करता। आवेश क्या नहीं करता, गति नहीं करता, इंपॉर्टेंट बात है। अब वो ध्यान होगा, पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जब कांच की छड़ को, ये कौन सी छड़ थी, कांच। ठीक है, कांच कैसा होता है, कुचालक होता है। तो जब हमने इसको घर्षण के द्वारा, हमने इसको रेशम से रगड़ा था, तो घर्षण के द्वारा जब मैंने इसको चार्ज किया था, तो जहां से आप रगड़ोगे चार्ज वहीं रहेगा, यानी आवेश यहां स्थिर रहता है। आवेश कैसा रहता है बच्चों, स्थिर रहता है। ठीक है, जबकि हम चालक की बात करें, चालक में तो आवेश क्या होगा, जिससे मान लो चालक है, आपने इसको चार्ज करा तो आवेश पूरी सतह पर गति करना शुरू कर देता है, वितरित हो जाता है। लेकिन कुचालक या परावैद्युत या अचालक या विद्युत रोधी, इसे आप जिस स्थान पर चार्ज करते हो, जिस स्थान पर आवेशित किया जाता है, जिस स्थान पर आवेशित किया जाता है, आवेश उसी स्थान पे रहेगा। ठीक है, आवेश क्या रहता है बच्चों, उसी स्थान पे रहता है, आवेश उसी स्थान पर विद्यमान रहता है। जिस स्थान पर आप आवेशित कर रहे हो, आवेश वही रहेगा, यानी आवेश गति नहीं करता। यानी आवेश कैसा होता है बच्चों, स्थिर रहता है। और स्थिर आवेश के द्वारा कोई धारा प्रवाह नहीं होता, क्योंकि तो धारा प्रवाह के लिए आवेश का गतिशील होना जरूरी है। ठीक है, तो कुचालक या परावैद्युत पदार्थ कौन होते हैं, जिनमें धारा प्रवाह नहीं होता। ठीक है, तो ये बेसिक सा हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है इसमें। तो अभी कांच है, लकड़ी है, रेशम है, एबोनाइट, ये सब कैसे हैं, कुचालक। कांच हो गया, एबोनाइट, ठीक है, कागज, लकड़ी। ठीक है बच्चों, तो ये सारे पदार्थ कैसे होते हैं, कुचालक होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि आवेश गति नहीं कर रहा, आवेशित आप कर सकते हो, वो गति नहीं करता। यानी ये जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं वो विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। विद्युत प्रभाव का क्या करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। ये बात ध्यान रखना आप, धारा प्रवाहित नहीं होती, लेकिन अगर आप इसे विद्युत क्षेत्र में रहोगे तो इफेक्ट जरूर डालेंगे, इफेक्ट जरूर पड़ता है इन पर, उसका शो, उसको इफेक्टिव होते हैं ये विद्युत क्षेत्र के लिए, विद्युत प्रभाव का क्या करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चालक और कुचालक
कुचालक को हमने क्या बोल दिया? विद्युतरोधी या परावैद्युत। आप परावैद्युत को लेके चलें। ठीक है, तो एक बात हमने सीख ली है कि भाई जो चालक हमारे पास, पहले भी आप जानते हो इस बात को कि चालक को जब आप आवेशित करोगे, ठीक है, तो क्या होगा? आवेश संपूर्ण सतह पर गति करता है। और जब आप कुचालक की बात करते हो, ये समय परावैद्युत बोल दो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो आवेश है वो गति नहीं करता, आवेश गतिशील नहीं होता। ठीक है, जैसे मानो ये कोई कुचालक है, मैं यहां चार्ज कर रहा हूं तो चार्ज यहीं रहेगा और कहीं चार्ज नहीं जाएगा। क्लियर? और एक बात और देखें, जैसे बच्चों आपको पता है कि समस्त जो पदार्थ हैं, ठीक है, पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? एटम से। पदार्थ जो है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। क्लियर? परमाणु के मॉडल की बात करें तो हमें पता है ये मान लो कोई परमाणु है, ठीक है, तो परमाणु का मध्य भाग में क्या होता है? न्यूक्लियस। क्या होता है बच्चों? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में कौन कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन धनावेशित, न्यूट्रॉन कैसा होता है? न्यूट्रल, उदासीन। तो ये तो हो गया नाभिक का धनावेश। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर कक्षा में क्या लगा रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। वैसे सोमरफेल्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ये जो सारी कैलकुलेशन है वो बोर के हिसाब से की जाती है, तो हम ये कक्षा कैसी मानते हैं? वृत्ताकार मानते हैं। तो आप देख रहे हैं बच्चों, जैसे पॉजिटिव हमारे पास है, ये नेगेटिव यानी चार्ज इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, नेगेटिव चार्ज हमारे पास है। तो आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव इन दोनों के मध्य एक वैद्युत बल लगेगा। ये जो न्यूक्लियॉन्स है, नाभिक जो है, वो इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या लगेगा? एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, एक नाभिकीय बल, सॉरी वैद्युत बल लगेगा। ठीक है, नाभिक के अंदर तो क्या लगता है? नाभिकीय बल, आकर्षण बल। ये वैद्युत बल है, पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव के मध्य लग रहा है वैद्युत बल। तो आप देखोगे कि जो नाभिक के पास वाली कक्षाएं होती हैं, ये वाली फर्स्ट कक्षा, 2 कक्षा, ये सब एल के कक्षा बोलते हो सर, के कक्षा, एल कक्षा, एम कक्षा। तो नाभिक के पास वाली जो कक्षाएं हैं उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो इससे बंधित अवस्था में रहता है, बाउंड रहता है। जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो जो बाहरी कक्षा होती है, जो सबसे बाह्यतम कक्षा होती है, बाह्यतम कक्षा को हम क्या बोलते हैं? संयोजी कक्षा। संयोजी कक्षा, वैलेंस ऑर्बिट। वैलेंस ऑर्बिट। नाभिक से जैसे जैसे आप दूर जाते हो तो दूरी बढ़ने से नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ेगी, और दूरी बढ़ने से आपको पता है जो फोर्स है उसका प्रभाव कम हो जाता है, यानी F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी फोर्स कम हो जाता है। तो कहने का मतलब सबसे बाह्यतम कक्षा यानी जो संयोजी कक्षा है, इसे हम कौन सी कक्षा बोलते हैं? बाह्यतम कक्षा। बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन वो नाभिक से ढीला बंधा होता है, नाभिक से ढीला बंधा होता है। ठीक है बच्चों, सबसे बाह्यतम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से अधिक दूरी पर होता है, डिस्टेंस ज्यादा होती है, तो डिस्टेंस ज्यादा होने से फोर्स क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ढीला बंधा होता है, यानी इसका जो वैद्युत बल है उसका प्रभाव क्या रहता है? कम। तो जो बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन है यानी संयोजी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है इसे बोलते हैं बच्चों संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको? संयोजी इलेक्ट्रॉन। और ये संयोजी इलेक्ट्रॉन ही, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन ही क्या कहलाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये होता है फ्री चार्ज।
अब इसके अलावा जो भी चार्ज हमारे पास है एटम में, उसे क्या बोलते हैं? बद्ध चार्ज, यानी बद्ध आवेश। तो जो हमारा टॉपिक था नेक्स्ट, इसे अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि मुक्त आवेश तथा बद्ध आवेश, बाउंड। मुक्त आवेश यानी फ्री चार्ज, और बद्ध आवेश का मतलब क्या हो गया? बाउंड चार्ज। क्लियर? तो ये बेसिक है, थोड़ी डेफिनेशन सी है। अगला टॉपिक आपका यही है, मुक्त आवेश तथा बद्ध आवेश। मुक्त आवेश तथा बद्ध आवेश। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो नाभिक के पास वाली कक्षाएं होती हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तो नाभिक के पास वाली कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का ज्यादा आकर्षण बल होता है नाभिक से, तो वो ज्यादा बंधित अवस्था में रहते हैं, बाउंड चार्ज बोलते हैं उन्हें। क्या बोलते हैं? बाउंड। यानी बाउंड हो गया, ये बाउंड, ये बाउंड। सबसे दूर जो है, सबसे बाह्यतम कक्षा जो है, वो नाभिक से बहुत दूर है, तो दूरी बढ़ने से फोर्स कम हो जाता है, तो ये ढीला बंधा होता है, थोड़ी इससे एनर्जी मिल जाए तो ये यहाँ इसको छोड़ देता है कक्षा को, और यहाँ क्या बन जाता है? एक डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाती है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी वाला क्षेत्र बन जाता है। आगे पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं होल। क्या बोलते हैं इसको? होल। अभी तो हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, जो संयोजी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, उसे बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा जो भी चार्ज हमारे पास है वो क्या कहलाता है? बद्ध आवेश। क्लियर? ठीक है बच्चों। अब एक बात और ध्यान दें, जो हमारे पास परावैद्युत पदार्थ होते हैं, परावैद्युत पदार्थ यानी डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल, जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ध्रुवीय परावैद्युत, ठीक है, परावैद्युत पदार्थ की बात कर रहे हैं। एक तो क्या होता है? ध्रुवीय परावैद्युत यानी पोलर डाइइलेक्ट्रिक। और एक दूसरा होता है हमारे पास बच्चों अध्रुवीय। अध्रुवीय परावैद्युत यानी नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ध्रुवीय परावैद्युत और दूसरा होता है अध्रुवीय परावैद्युत। परावैद्युत वही है विद्युत रोधी पदार्थ, ठीक है। एक होता है ध्रुवीय और एक क्या होता है? अध्रुवीय, ठीक है बच्चों। तो एक बात समझने की यहाँ पर क्या है, देखो हमारे पास जो परमाणु होता है, चाहे वो मोनोएटॉमिक हो, ठीक है, जो परमाणु होते हैं हमारे पास, परमाणु हो या मैं क्या बोल दूं, अणु। परमाणु या अणु की बात हम करें तो बच्चों इनमें क्या होता है, जैसे हमें पढ़ा है 11वीं क्लास में सेंटर ऑफ मास। क्या पढ़ा हमने? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान केंद्र। जब हमने 11वीं क्लास में पढ़ा है, द्रव्यमान केंद्र का मतलब ये होता है जहां निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित हो, वो क्या कहलाता है? द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। तो बच्चों ऐसे ही परमाणु या अणु में सेंटर ऑफ चार्ज होता है। क्या होता है? सेंटर ऑफ चार्ज। किसी भी पदार्थ के परमाणु या अणु में सेंटर ऑफ चार्ज होता है, ठीक है। अब आपको पता है परमाणु में दो तरह के हमारे पास इक्वल चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। सेंटर ऑफ चार्ज यानी आवेश का केंद्र, आवेश का केंद्र, ठीक है बच्चों। तो परमाणु में दो तरह के हमारे सेंटर मान सकते हैं, एक तो पॉजिटिव के लिए और एक बच्चों किसके लिए? नेगेटिव के लिए, ठीक है। ये किसका हो गया?
धनावेश का केंद्र, धनावेश का केंद्र, और ये क्या हो गया बच्चों, ऋणावेश का केंद्र। ठीक है, इसका मतलब परमाणु में दो तरह के सेंटर हैं, एक तो पॉजिटिव सप्लाई के लिए, एक पॉजिटिव चार्ज सप्लाई के लिए, और एक नेगेटिव चार्ज सप्लाई के लिए। एक ऐसा बिंदु है जहां निकाय का संपूर्ण धनावेश केंद्रित मान लिया, वो धनावेश का केंद्र हो गया। एक ऐसा पॉइंट है जहां निकाय का संपूर्ण ऋणावेश जो इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है उसको हमने सेंट्रल मान लिया, सेंट्रलाइज्ड मान लिया, तो उसे क्या बोल दिया, ऋणावेश का केंद्र। तो बच्चों आपको पता है कि अगर ये दोनों संपाती हो जाए, कोइंसाइड हो जाए, समझिए इस बात को आगे, कि अगर यदि धन एवं ऋण आवेश के वितरण केंद्र यदि धन एवं ऋण आवेश के वितरण केंद्र संपाती हो जाए, संपाती हो जाए बच्चों, संपाती का मतलब होता है एक ही पॉइंट पर, यदि धन व ऋणावेश के वितरण केंद्र कोइंसाइड हो जाए, संपाती हो जाए, तो मुझे एक बात बताओ, क्या डाइपोल मोमेंट होगा, क्या द्विध्रुव बनेगा? अगर धन और ऋण आवेश के वितरण केंद्र संपाती हो, कोइंसाइड हो, एक ही पॉइंट पर हो, ये एक दोनों एक ही पॉइंट पे आ जाए, ऐसे आ जाए मानो एक ही पॉइंट पे है, तो क्या द्विध्रुव बनेगा? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं बनेगा। तो संपाती होंगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य। ठीक है बच्चों, द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो गया, शून्य। तो इंपॉर्टेंट लाइन है कि यदि धन व ऋणावेश के वितरण केंद्र एक ही बिंदु पे होंगे तो उस परमाणु का, उस अणु का जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और अगर संपाती नहीं हो, संपाती नहीं हो, यदि संपाती नहीं हो, संपाती कौन नहीं हो, धन एवं ऋणावेश के वितरण केंद्र संपाती नहीं हो, एक बिंदु पर नहीं हो, कोइंसाइड नहीं हो, यदि संपाती नहीं हो तो क्या होगा, तो फिर तो जीरो नहीं होगा ना। तो द्विध्रुव आघूर्ण तो अब जीरो नहीं होगा, द्विध्रुव आघूर्ण कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। तो यदि संपाती नहीं होगा तो द्विध्रुव आघूर्ण जीरो नहीं होगा, डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। तो बच्चों हमारे पास दो तरह के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं, दो तरह के परावैद्युत पदार्थ होते हैं। एक वो परावैद्युत पदार्थ है जिसमें धन और ऋणावेश के जो वितरण केंद्र होते हैं वो संपाती होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं, उनका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, जीरो। ये सारी बात जो मैं कर रहा हूं वो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में कर रहा हूं, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। ठीक है, कि अभी तक हमने कोई फील्ड नहीं लगाया, कोई बाह्य क्षेत्र नहीं लगाया। तो ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिनमें धन और ऋणावेश के वितरण केंद्र संपाती होते हैं, यानी उनका नेट द्विध्रुव आघूर्ण जीरो होता है, हर परमाणु हर अणु का भी द्विध्रुव आघूर्ण जीरो होता है, उसे बोलते हैं अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। क्या बोलते हैं, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, जैसे H2, O2, N2, CO2, ये सारे कैसे होते हैं बच्चों, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। अभी तक हमने कोई क्षेत्र नहीं लगाया, लेकिन ऐसे पदार्थ जिनमें धन और ऋणावेश के वितरण केंद्र संपाती नहीं हो, कुछ दूरी पर हो, यानी जिनका द्विध्रुव आघूर्ण जीरो नहीं है, हर परमाणु का द्विध्रुव आघूर्ण है, उन्हें बोलते हैं बच्चों ध्रुवीय परावैद्युत। क्या बोलते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत। जैसे HCl, H2O, NH3। ठीक है, तो यहां हर परमाणु का द्विध्रुव आघूर्ण है, इस अणु का नेट द्विध्रुव आघूर्ण की बाद में बात करेंगे, हर अणु के परमाणु का द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक है, तो हम इसको एक तरह के परिभाषा के रूप में अगर मैं लिख दूं, देखो ठीक है, तो हमने सीख लिया है कि दो तरह के सप्लायर है हमारे पास, दो तरह के वितरण केंद्र हैं,
एक धनावेश का वितरण केंद्र और एक ऋण आवेश का वितरण केंद्र, ठीक है। तो अगर वो संपाती हो गए तो डायपोल मोमेंट नहीं होगा, डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, और वो कुछ दूरी पर हुए तो डायपोल मोमेंट होगा। तो मैं लेके चलूं कि भाई परावैद्युत दो प्रकार के होते हैं। पहला मैं लेके चलता हूं अध्रुवीय परावैद्युत, अध्रुवीय परावैद्युत, ठीक है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो अध्रुवीय परावैद्युत क्या होंगे? देखो क्या परिभाषा बनेगी कि वे परावैद्युत पदार्थ, वे परावैद्युत पदार्थ जिनमें या जिनके धन एवं ऋणावेश के, वे परावैद्युत पदार्थ जिनके धन एवं ऋणावेश के वितरण केंद्र परस्पर, वितरण केंद्र परस्पर संपाती हो, कोइंसाइड। वितरण केंद्र परस्पर कैसे हो बच्चों? संपाती हो, ठीक है। तो क्या कहलाता है? अध्रुवीय परावैद्युत। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक परमाणु का द्विध्रुवाघूर्ण क्या हो जाएगा? 0। प्रत्येक परमाणु का द्विध्रुवाघूर्ण क्या हो गया? 0। और अगर आपने कोई क्षेत्र नहीं लगाया, यानी विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में पूरे पदार्थ का नेट द्विध्रुवाघूर्ण, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में पदार्थ का नेट द्विध्रुवाघूर्ण भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप सोचोगे सर विद्युत क्षेत्र का रोल है, आपने लिखा विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में नेट द्विध्रुवाघूर्ण क्या हो गया? 0। बिल्कुल रोल है। आप देखो इसको इस तरह समझें, एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं इसको कि जैसे H2 मोनोएटॉमिक है, एक ही प्रकार के परमाणु है, O2 N2, ठीक है, CO2। जो मोनोएटॉमिक होते हैं, जो एक परमाणुक होते हैं, वो सभी अध्रुवीय होते हैं। क्लियर है? हाँ, जो पोलोएटॉमिक होते हैं, बहुपरमाणुक होते हैं, वो अध्रुवीय हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो इसके एग्जांपल्स हो गई। अब इसको समझें। सपोज करो मेरे पास ये कोई परावैद्युत पदार्थ है अध्रुवीय, क्या है भाई? अध्रुवीय, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र एब्सेंट है, विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है, ठीक है। यानी हमने यहाँ E इक्वल टू क्या है? 0, कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है। तो यहाँ जो हर परमाणु है वो संपाती है, एक ही पॉइंट पर है, इनका धन और ऋणावेश एक ही पॉइंट पर है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र 0 है, तो यहाँ हर परमाणु का, इसका भी नेट द्विध्रुवाघूर्ण 0 है, इसका भी 0, इसका भी 0, ये एक ही पॉइंट पर है। ये तो हमने अलग अलग दिखा दिया, एक ही पॉइंट पर है, ठीक है। तो क्या होगा कि प्रत्येक परमाणु का डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। प्रत्येक परमाणु का द्विध्रुवाघूर्ण क्या हो गया? 0, और नेट द्विध्रुवाघूर्ण भी क्या होगा? 0। नेट भी क्या हो गया बच्चों? 0, ठीक है। लेकिन अब मान लो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, अब मान लो हमने विद्युत क्षेत्र लगा दिया। क्या लगा दिया? विद्युत क्षेत्र लगा दिया। तो विद्युत क्षेत्र लगाने से क्या होगा? बिल्कुल पे फोर्स लगेगा। विद्युत क्षेत्र लगा दिया, सपोज करो मैंने इस तरह विद्युत क्षेत्र लगा दिया, ये मान लो समझाने के लिए मैंने ऐसे विद्युत क्षेत्र लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? इन पे फोर्स लगाएगा। तो विद्युत क्षेत्र लगाने से धन और ऋणावेश के जो वितरण केंद्र है वो थोड़े विस्थापित हो जाते हैं, कुछ डिस्टेंस से डिस्प्लेस हो जाते हैं, यानी वहां अब नेट द्विध्रुवाघूर्ण जनरेट हो जाता है, ठीक है। और आप ये भी बात समझ लें कि यहां जो
प्रत्येक परमाणु का द्विध्रुव गुण है वो 0 है, नेट भी क्या होता है 0। और यहां की बात करें, जो विद्युत क्षेत्र हमने लगा दिया, तो अब ये विद्युत क्षेत्र का मतलब प्लस से माइनस की ओर होता है, तो अब ये इस तरह अपने आप को संरेखित कर लेते हैं। समझ रहे हो बच्चों? तो प्लस की तरफ माइनस और माइनस की तरफ प्लस, तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अब यहां नेट डायपोल मोमेंट आ गया। अब नेट द्विध्रुव गुण 0 नहीं होता। तो आप समझे कि अध्रुवीय जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में प्रत्येक परमाणु का द्विध्रुव गुण क्या होता है 0, और पूरे पदार्थ का भी क्या हो गया 0। जैसे ही आपने विद्युत क्षेत्र लगाया तो अब परमाणु में क्या उत्पन्न हो जाता है, नेट द्विध्रुव गुण प्रेरित हो जाता है। ठीक है, अब मैं बात करूं ध्रुवीय परावैद्युत की। किसकी बात करेंगे अब, ध्रुवीय परावैद्युत। तो ध्रुवीय परावैद्युत में क्या होगा, देखो सेकंड पॉइंट में लू, ध्रुवीय परावैद्युत यानी पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो इनमें क्या होता है कि वे परावैद्युत जिनके धन व ऋणावेश के वितरण केंद्र परस्पर संपाती नहीं होते। वितरण के संपाती नहीं होते, तो प्रत्येक परमाणु का द्विध्रुव गुण 0 नहीं होगा। प्रत्येक परमाणु का द्विध्रुव गुण 0 नहीं होता, क्योंकि हर परमाणु का धन और ऋणावेश अलग अलग है, संपाती नहीं है, तो प्रत्येक परमाणु का द्विध्रुव गुण 0 नहीं होता है। विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में पदार्थ का नेट द्विध्रुव गुण 0 होता है। यह बात कॉमन है कि जब तक आपने कोई विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया तो नेट द्विध्रुव गुण क्या होता है 0। कैसे होता है 0, आप समझिए। देखो देखो बच्चों, होता क्या है, पूरे पदार्थ में तापीय विक्षोभ के कारण, एक थर्मल एगिटेशन बोलते हैं इसको, तापीय विक्षोभ, तापीय विक्षोभ, थर्मल एगिटेशन। एक स्थितिज ऊर्जा है, एक तरीके से मान लो आप कि तापीय विक्षोभ के कारण सभी परमाणु के जो द्विध्रुव हैं, ये सभी परमाणु के द्विध्रुव आघूर्ण यादृच्छिक होते हैं। यादृच्छिक, तो बच्चों यादृच्छिक का मतलब क्या होता है, रैंडम। यादृच्छिक रूप से यादृच्छिक होते हैं, जिससे नेट द्विध्रुव गुण क्या होता है 0। मतलब कोई निश्चित दिशा नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ, कोई निश्चित दिशा नहीं होती द्विध्रुव गुण की। ठीक है, तापीय विक्षोभ के कारण मैटर में जो हमारा एक इंटरनल एनर्जी है इनके पास, उसे मैंने बोल दिया थर्मल एगिटेशन। यानी तापीय विक्षोभ के कारण सभी जो परमाणु के द्विध्रुव गुण होते हैं वो रैंडमली व्यवस्थित होते हैं, यादृच्छिक रूप से व्यवस्थित होते हैं, यानी निश्चित दिशा नहीं होती। यानी जब तक आप क्षेत्र नहीं लगाओगे तो यहां नेट द्विध्रुव गुण क्या रहेगा 0। तो कैसे बना सकते हैं इसको, देखिए। तो जैसे मैंने ये परमाणु लिया, ठीक है, विद्युत क्षेत्र अभी मैंने नहीं लगाया, विद्युत क्षेत्र क्या है 0। तो ये इस तरह व्यवस्थित है, देखो इस तरह माइनस प्लस, रैंडमली, ना कोई निश्चित दिशा, रैंडमली व्यवस्थित है। ठीक है, तो तापीय विक्षोभ के कारण यह हर परमाणु का द्विध्रुव गुण है। इसके पास डायपोल मोमेंट है P1 -2 प्लस, इसके पास डायपोल मोमेंट है P2, इसके पास भी माइनस से प्लस P3 है। सबके पास डायपोल मोमेंट है, हर परमाणु का द्विध्रुव गुण है, लेकिन नेट द्विध्रुव गुण क्या होता है 0 होता है। नेट द्विध्रुव गुण क्या होता है 0। ठीक है, पी से शो करते हैं द्विध्रुव गुण को। क्यों 0 होता है, क्योंकि सपोज करो ये S है, इसका दूसरा कोई अपोजिट साइड मिल जाएगा तो उसको कैंसिल कर देगा। तो तापीय विक्षोभ के कारण ये सारे जो द्विध्रुव होते हैं वो यादृच्छिक रूप से व्यवस्थित होते हैं, यानी नेट द्विध्रुव गुण क्या रहता है 0। प्रत्येक परमाणु का तो होता है। और जैसे आपने क्षेत्र लगाया, जैसे आपने विद्युत क्षेत्र लगाया, E लगा दिया मान लो इस डायरेक्शन में, तो अब वही जो सभी परमाणु है तेजी से वो बिल्कुल जैसे प्लस से माइनस की ओर होगा, ये
तो यहाँ इस तरह क्या हो जाता है, सारे सारे व्यवस्थित हो जाते हैं। जितने भी इसमें द्विध्रुव डाइपोल है वो सब एक दिशा में क्या हो गए, व्यवस्थित हो गए। तो अब नेट द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होता, समझ गए? नेट द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होता। तो यही अंतर है बच्चों किसमें, ध्रुवीय और अध्रुवीय परावैद्युत में। तो इसका एग्जांपल भी लिख सकते हैं अपन, ध्रुवीय परावैद्युत जैसे HCl, H2O, NH3, CaCl3 और भी है। तो ध्यान रखें इनको, ये हो गया बच्चों ध्रुवीय परावैद्युत। तो समझ गया ध्रुवीय परावैद्युत क्या होता है, हर परमाणु का डायपोल मोमेंट है लेकिन नेट डायपोल मोमेंट क्या होता है, 0। ठीक है, ध्रुवीय परावैद्युत। ठीक है, देख सकते हैं आप। बोलो HCl है तो क्लोरीन बड़ा होता है, ये मतलब हाइड्रोजन में लगा दिया तो H हो गया यानी पॉजिटिव, ये हो गया Cl यानी नेगेटिव। ठीक है, तो ऋणावेश का वितरण केंद्र, धनावेश का वितरण केंद्र, जो डायपोल मोमेंट हो गया ना -A + Q, HCl। ऐसे बच्चों H2O, तो इसलिए वो इस तरह संरचना बन जाती है। इस तरह तो आप देख सकते हैं। तो ये हो गया H, ये हो गया Cl, ये H प्लस Cl माइनस, तो नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव P1, एक डायपोल मोमेंट ये बनेगा P2, तो रिजल्टेंट ये हो जाएगा P नेट। ठीक है, तो देख रहे हैं हर परमाणु इसमें डायपोल मोमेंट होगा, लेकिन नेट पूरे पदार्थ की बात करेंगे तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, और जब उनकी बात करते हैं ये ध्रुवीय हो गए। अब अध्रुवीय की बात करोगे तो देखो जैसे H2 हुआ है ना, O2 हुआ, N2 हुआ, तो इस तरह है H H H और H, ये इधर होगा ये इधर हो जाएगा। ऐसे O O हो गया, O O, ऐसे N N, तो सबकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो इसलिए नेट द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, 0, और परमाणु का भी क्या होता है, 0। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। तो हमने आज पढ़ा चालक और कुचालक के बारे में, मुक्त आवेश और बद्ध आवेश के बारे में, फ्री चार्ज और बाउंड चार्ज, और हमने पढ़ा इंपॉर्टेंट डाइलेक्ट्रिक यानी ध्रुवीय परावैद्युत और अध्रुवीय परावैद्युत के बारे में। ठीक है, थोड़ा थ्योरेटिकल था, कंसेप्चुअल था। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन कल अलग टॉपिक पढ़ेंगे, इसको पढ़िए आप। थैंक यू।